नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज चुके हैं। आपके शहर आपके रिपोर्टर में वक्त हो चुका है आपके शहर में जाकर आपके रिपोर्टर से आपकी खबर बताने का। पहली खबर लेंगे, बेहद महत्वपूर्ण खबर है छत्तीसगढ़ की। गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरदौसपुरी धाम के अमर गुफा के जैत खंभ में 15 मई की रात तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विस्तार न्यूज सबसे आगे ये फुटेज आपको दिखा रहा है। कार्रवाई की बात सबसे तेज बता रहा है। इस मामले पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां गिरदौसपुरी के जैत खंभ में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ठेकेदार भोजराज अजगल्ले से विवाद के कारण आरोपियों ने जैत खंभ में तोड़फोड़ की थी। सतनामी समाज की तरफ से इस घटना पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी 15 तारीख से ही, और अब आज 19 तारीख को इस मामले पर कार्रवाई की गई है। वहीं सतनामी समाज के धर्मगुरु और आरंग विधायक खुशवंत साहेब ने ट्वीट के माध्यम से समाज से पहले ही अपील की थी कि सतनामी समाज के प्रतीक जैत खाम को खंडित करने वालों पर, असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर हो गई है। खुशवंत साहब ने अपील करते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार के आंदोलन या धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार पूरी तरह से सतनामी समाज के साथ है। सतनामी समाज के प्रतीक जैत खाम को पुनः सह सम्मान विधि विधान से स्थापित किया जाएगा। खुशवंत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरंग विधायक। बहुत बहुत स्वागत है खुशवंत जी आपका विस्तार न्यूज में। जी धन्यवाद धन्यवाद, आपका विदेशवारी स्वागत है। आपने ट्वीट किया था, उसके बाद अब कार्रवाई हो गई है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या और जानकारी आपको लगी है, क्यों इन्होंने किया, कुछ विशिष्ट जानकारी? देखिए, समाज का अपमान करने का काम किया था, और हमारी जो सरकार है, विष्णुदेव साई जी की सरकार है, किसी भी धर्म के अपमान को सहने वाली सरकार नहीं है। और इसमें तत्काल जैसे ही जानकारी मिली थी तो एफआईआर हो गया था, और बहुत तीव्र गति के साथ जांच पड़ताल किया जा रहा था। और कल ये जो भी अपराधी थे वो पकड़े गए, और आज उन लोग को सबके सामने ला दिया गया है। अभी जांच पड़ताल और जारी है, उन लोगों से चर्चा जारी है, पूछताछ जारी है। जैसे ही और बाकी जानकारी मिलेगी तो धीरे से आप लोग को सारी जानकारी दी जाएगी। गुरुजी, आप मौके पर भी पहुंचे थे, समाज के लोगों से लगातार आप संपर्क में भी हैं, बड़ा चेहरा हैं आप, और तमाम जो आपके अनुयायी हैं वो भी आपकी राय देख रहे थे। अभी सब कुछ ठीक है इस स्थिति को लेकर, ताकि जो भी देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे सतनामी समाज के लोग, आपके माध्यम से आप क्या अपील कहना चाहेंगे? निश्चित ही समाज से हमने अपील किया हुआ था कि शांति बना के रखें। हमारी सरकार समाज के साथ है और उनको न्याय दिलाएगी, और निश्चित ही न्याय दिलाने का काम किया है। अभी हमारी पुलिस प्रशासन और पूरे प्रशासन ने बहुत ही तेज गति के साथ अपराधी को पकड़ा। इसके लिए तो मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित ही समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप धीरज रखें। आने वाले समय में और इसके जो भी अपराधी जो बचे हुए हैं उनको भी पकड़ा जाएगा, और इसके कारण को भी ढूंढा जाएगा। और ऐसे समाज का अपमान करने वाला, धर्म को ठेस कराने वाले लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। निश्चित वो सब विश्वास रखें। जी गुरुजी, चूंकि आप राजनीति में भी हैं, सियासत में भी अब आपकी अच्छी खासी एंट्री है, और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश भर में आप चर्चित हैं। राजनीति भी बहुत हो रही थी, आपके धुर विरोधी रहे राजनीति की दृष्टि से, मैं कह रहा हूं, चाहे वो गुरु रुद्र कुमार की बात की जाए या फिर कई ऐसे लोगों की निशाना साध रहे थे। जी देखिए, ये तो धर्म का काम है, और धर्म के काम में कभी भी किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें सभी को एक होकर एकजुटता के साथ ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उसी के तत्वाधान में और भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा यही है कि ऐसे धर्म में कभी राजनीति नहीं करता। और इसी कारण जब धर्म को ठेस पहुंचाया गया तो तत्काल एफआईआर भी हुआ और कार्रवाई भी हुई, आज गिरफ्तारी भी हुई है। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि कभी भी धर्म के काम में राजनीति कोई भी ना करे, राजनीति ना करें। खुशवंत जी, एक चीज और, अब जैत खाम को लेकर क्या आगे, क्या नवीन निर्माण किया जाएगा? आपकी तरफ जो आंख लगाए हुए देख रहे हैं तमाम सतनामी समाज के लोग, क्या निर्माण किया जाएगा? क्या कुछ भव्य दिव्य भी होने वाला है? निश्चित ही हम लोगों ने सारी व्यवस्था कर ली है। आने वाले कुछ दिनों में सेत खाम जैसे स्थापित था पहले पूर्व की भांति, उसी तरह का पूरा सम्मान पूर्वक रीति रिवाज, हमारी जो सतनामी समाज की जो रीति रिवाज होती है, संस्कृति होती है, उस संस्कृति के अनुरूप सेत खाम का स्थापना होगा।
और उसमें पालो चढ़ाया जाएगा और समाज का मान सम्मान को ध्यान रखते हुए उसको बहुत ही सुंदर तरीके से स्थापित किया जाएगा। खुशवंत जी, आपने बेबाकी से बातचीत की, तमाम मुद्दों को लेकर आपने अपनी जो है भावना रखी, तमाम मुद्दों को लेकर आपने अपील की है, सभी चीजें आपने सामने रखी हैं। विस्तार न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सतनामी समाज लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहा था, आक्रोश था, और अब जो ये पूरा मामला है इस पे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले खुशवंत साहब ने जो अपील की है, अभी जो फोनों में अपील की है, फोन के माध्यम से तमाम दर्शकों से, सतनामी समाज से, क्योंकि सतनामी समाज का बड़ा चेहरा है, गुरु हैं खुशवंत साहब, उन्होंने इससे पहले क्या अपील की थी जरा वो भी देख लीजिए, फिर मैं रवि का रुख करूंगा। जय सतधारी आप सबो जनला सबो संत समाज पूरा मानव समाज ला साहिब सतनाम बोलिए। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। हमार गिरौदपुरी धाम में जो अमर गुफा धाम है, जहाँ अभी हमला समझ में आई जानकारी मिले है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमार सतनामी समाज के धर्म के प्रतीक चिन्ह श्वेत खामला खंडित करे के काम करेंगे, जेकर जानकारी हमला सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल चुके हैं। जेकर लिए हमार द्वारा अभी हमारे बलौदा बाजार के जो कलेक्टर है उनका से बातचीत हो गई, SDM से बात हो गई है और SP से भी बात हो गई है कि वो असामाजिक तत्वों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जाए। और एक लिए हमारे बलौदा बाजार कलेक्टर से चर्चा हुई, SP से चर्चा हुई, तो ओकर मन के द्वारा FIR दर्ज कर दे गए है। साथ ही हमारे श्वेत खामला जो खंडित हुए है ओकर लिए भी आदेश निर्देश मन कर दे गए है, बात कर ले गए है कि जैसे हमारे समाज के धर्म के जो प्रतीक चिन्ह है ओला सम्मान पूर्वक फिर से स्थापित करे जाए, और जैसे स्थापित रहे वैसने हम सब स्थापित करन। तो ये ओकरो लिए भी आदेश हो गया, ओकर लिए भी वो मन लग गए। अभी कुछ देर में वो मन बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम में वो मन पहुंचा थे, सब वो SDOP पहुंचा थे, SDM पहुंचा थे और वन विभाग के अधिकारी मन वहां पहुंचा थे और वह वस्तु स्थिति बहुत अच्छा से देखी। और वहां हमारे जो समाज के धर्म के जो सम्मान है, सम्मान पूर्वक श्वेत खाम के स्थापना करे जाही। तो ये अपील जो आप सुन रहे थे, ये इनकी अपील थी गुरु खुशवंत साहिब की कि शांति व्यवस्था बहाल रखें। फोनों के माध्यम से भी उन्होंने कहा है, बड़ी कार्रवाई हो गई है, 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा रवि का रुख करूंगा कि घटना कब हुई थी, कैसे हुई थी, इसे भी डिकोड करना जरूरी है, इसे भी जानना जरूरी है। संवेदनशील मुद्दा था, उसी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमने भी प्रशासन और सभी के साथ सहयोग की भावना के साथ काम किया। अब चूंकि कार्रवाई हो गई है और विस्तार न्यूज लगातार सौहार्द के साथ तमाम जो कॉपरेशन पर विश्वास रखता है, अब पूरी चीजें सही ढंग से हो रही हैं, इसलिए हम इस मुद्दे को डिकोड करके आपको बताना चाहते हैं। रवि जरा बता दीजिए क्या कुछ हुआ था और अभी तक का घटनाक्रम। नितेश, ये 15 मई की रात की बात है, 11:30 बजे का वक्त रहा होगा। 3 लोग बाइक में बैठे, आरी और कुछ और ऐसे हथियार उनके पास था जिससे वो पालो चढ़ाया जाता है जैत खाम, उसी जैत खाम को काटने के लिए उन्होंने आरी लेके गए थे। और अमर गुफा जो महकोनी गांव के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर अमर गुफा है, ये गुफा क्यों खास है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं गुरु घासीदास बाबा, उन्हीं का यहीं पर उन्होंने तपस्या किया था, वहीं पर छाता पहाड़ भी है। तो इसी इलाके में बहुत सारे जैत खाम लगाए गए थे, उसी जैत खाम को काटा गया। काटने के अगले दिन सतनामी समाज के ढेर सारे समर्थक और वो सभी ने इसकी नाराज़गी जाहिर की। नाराज़गी जाहिर करने के बाद प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया, प्रशासन ने संज्ञान लिया और मौके पर देखा कि वहाँ पे कई ऐसे जैत खाम है जिसको काटा गया है, आरी से काटा गया। ये जैत खाम लकड़ी से निर्माण इसका किया गया था और ये छत्तीसगढ़ के जो जितने सतनामी समाज के लोग हैं उनके आस्था के प्रतीक है और इसी की पूजा हर साल की जाती है। गुरु घासीदास के नाम पर जो पूजा की जाती है उसमें सबसे बड़ा प्रतीक यही है जैत खाम। इसीलिए उनके मन को, उनके धर्म को बड़ा विचलित कर देने वाला ये मामला था और गंभीर मामला था। इसीलिए इस सेंसिटिव विषय पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही थी। उसके बाद आज एक बड़ी कार्रवाई हुई, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 3 लोग हैं ये सभी बिहार के रहने वाले हैं और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक सामाजिक और धार्मिक जब मामला आता है तो इसमें बहुत बड़ा बवाल होने का खतरा होता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि प्रशासन ने भी संवेदनशीलता से इस पूरे मामले को लिया और कोई भी बिना बवाल हुए तीनों आरोपियों पर कार्रवाई की गई। लेकिन ये घटनाक्रम हुआ क्यों, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि वहां एक भोजराज अजगल्ले नाम का एक ठेकेदार है, उस इलाके में रहता है। उसने महकोनी गांव में
पानी टंकी जो नल जल मिशन की तरफ पानी टंकी बनवाया जाना था, इसके लिए उसने ठेका लिया था और ठेके का रकम था 4.5 लाख रुपए। और इस ठेके के रकम के लिए उन 3 लोगों को ठेका दिया गया था कि आप इसका निर्माण करवाएं और निर्माण कराने के बाद आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन उनको पैसा मिला नहीं। 90% काम पूरा हो जाने के बाद मौजूद है अधिकारी। जी रवि, कंटिन्यू करें आप। जी जी। नितेश आगे की कहानी ये है कि वहाँ 4.5 लाख रुपए में ठेका हुआ था और 3 लोगों को, बिहार के जो 3 लोग थे, उनको काम दिया गया था कि पानी टंकी का निर्माण पूरा कर लीजिए, लेकिन उन्होंने पूरा कर लिया और 90% काम पूरा होने के बाद भी उनको केवल 1 लाख रुपए दिया गया था। फिर लगातार जो ठेकेदार थे भोजराम अजगल्ले, उनको लगातार बार बार कहा जा रहा था कि आप इसका बकाया पैसा दे दीजिए। इसको मांगने के बाद भी इन तीनों को पैसा नहीं मिला, इसीलिए आक्रोशित होकर उन तीनों ने उसके जो भोजराज अजगल्ले हैं, उनके जो जिनको वो मानते हैं, उसी सामाजिक मामले में जाके उन्होंने जैद खान को काट दिया। तो ये धार्मिक मामला ले लिया और इसी कारण से विवाद बड़ा हो गया था। फिलहाल पूरा मामला यही है कि ठेकेदार के बीच और जो निर्माण कार्य करने वाले के बीच का विवाद है और ये धार्मिक मामला का एंगल आ गया था। और अब जो है इस मामले पर कार्रवाई कर दी गई है और शांति की बात की जा रही है, शांति बहाली की बात की जा रही है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस घटना को पूरी तरह से समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव जारी है, इसी बीच राशन को लेकर भी सियासत शुरू हो गई छत्तीसगढ़ में। चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में राशन वितरण को लेकर प्रियंका गांधी ने टीवी इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ सरकार पर टिप्पणी करने पर नसीहत दी है। क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। कांग्रेस ने 4 चरणों का मतदान खत्म होने के बाद अब राशन का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनावी मंचों से राशन का जिक्र करते हुए मौजूदा मिल रहे प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन को बढ़ाकर 10 किलो कर देने की बात कह रहे हैं। इसी बीच प्रियंका गांधी ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में जब कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार थी तो 35 किलो राशन दिया जाता था और अब केवल 5 किलो राशन दिया जाता है। प्रियंका गांधी का यह बयान सामने आने के बाद खुद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उन पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्हें होमवर्क कर पढ़ने लिखने की नसीहत दे डाली है। इसके साथ ही विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला है। उनको तो जो लिख पढ़ के दे देते हैं इनके लोग, उसी को मीडिया में बोल देते हैं, वास्तविकता पता करते नहीं हैं। बाद में उनकी जग हंसाई होती है। तो उनको पहले इतने बड़े नेता हैं तो उनको वास्तविकता का पता करके ही कोई बयान देना चाहिए। सीएम द्वारा प्रियंका गांधी को आईना दिखाने जाने के बाद कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आया है। कांग्रेस ने क्या कहा, जरा उसे भी सुनिए। प्रियंका जी जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है, सही आरोप लगा रही है। और ये क्यों, इतने बड़े देश में एक तो ये लोग नाम दे रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण, आज जो सरकार हमारी 10 किलो देती थी एक व्यक्ति पीछे, आज उसको 5 किलो दे करके लोग क्या करना चाहते हैं। और अपनी गलतियों को छुपाने, अपनी नीयत को आज छिपाने के लिए इस तरह के झूठे आरोप लगा रहे, तो ये पूरी तरह से निंदनीय है। सीएम साय ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए अप्रत्यक्ष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। आगामी 3 चरणों के मतदान को देखते हुए अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों का दूसरे राज्यों के चुनावों में कितना असर पड़ता है। सियासत लगातार जारी है और राशन का ये चक्कर क्या है। भूपेश बघेल सरकार पर, जो पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार थी, वो कितना राशन देती थी और अभी राशन को लेकर जो कमी कथित रूप से कही जा रही है प्रियंका गांधी के द्वारा, इसकी क्या सच्चाई है, क्या है फसाना, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही क्यों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नसीहत दी है सुधार करने की, होमवर्क करके कुछ भी बोलने की, ये भी आप समझेंगे, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो ये जो ट्वीट किया है विष्णुदेव साय ने, इसे भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ निशाना साधा प्रियंका गांधी पर। और अब कल मतदान है 5वें चरण का, इसके बाद 6ठे और 7वें चरण का मतदान होना है। 6ठे, 7वें और 5वें चरण से पहले राशन को लेकर कांग्रेस ने जो है, राशन को लेकर जो
अपनी रणनीति है उसमें बदलाव किया है, और जो रणनीति में बदलाव किया है राशन को लेकर वो भी लगातार विस्तार न्यूज आपको बता रहा है। खोमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, राशन को लेकर सियासत तो चल रही है, लेकिन आप ही बता दीजिए जरा, पूर्ववर्ती भूपेश सरकार और अभी जो राशन है उसमें क्या है सच्चाई, क्या है फसाना? देखिए नितेश, जिस तरीके से अगर पीडीएस की बात की जाए तो अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में एक व्यक्ति को 10 किलो चावल दिया जा रहा है सोसाइटियों में। इसके अलावा 2 व्यक्ति है उसके परिवार में तो 20 किलो दिया जा रहा है। अगर 3 से 4 व्यक्ति उसके घर में है, सदस्य है, तो उनको 35 किलो दे दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 5 सदस्य, 6 सदस्य, तो ऐसे करके 10-10 किलो बढ़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल छत्तीसगढ़ सरकार अभी वर्तमान में दे रही है। पिछले दिनों जो पीडीएस में विवाद का मामला सामने आया था तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीतीश 600 करोड़ का घोटाले का आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाया था। लेकिन जिस तरीके तो से यानी कि प्रियंका गांधी का जो 35 किलो राशन की बात की जा रही है वही राशन पहले भी दिया जाता था और अभी भी राशन में कोई कटौती नहीं की गई ना? नहीं, बिल्कुल कटौती नहीं की गई है। जो राशन पहले कांग्रेस सरकार में दिया जाता था सेम राशन अब भी दिया जा रहा है। तमाम तो कहीं ना कहीं विष्णुदेव लेकिन साय ने ये जो ट्वीट किया है, निशाना साधा है प्रियंका गांधी के ऊपर, उनकी टीम के लिए बहुत बड़ा ये टेक्निकल मिस्टेक हो सकता है, या जो भी उन्होंने ये जो राजनीतिक बयानबाजी करने की कोशिश की थी वो असत्य होती हुई दिखाई दे रही है। खोमन, देखिए निश्चित तौर पर नितेश, कई बार होता है कि ग्राउंड की जानकारी नेताओं को नहीं होती और यही कारण विवादों का कारण बन जाता है। और पीडीएस का मुद्दा जो है लगातार यहाँ के जो कांग्रेस की सरकार वो उठाती रही और यही कारण है कि प्रियंका गांधी ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कह दिया कि जो छत्तीसगढ़ सरकार में लोगों को 5 किलो चावल मिल रहा है। लेकिन ग्राउंड की सच्चाई जब उन्होंने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यही कहना है कि प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में ठीक है, ठीक है। खोमन, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, अगली खबर में भी आपके साथ मुखातिब होंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई को होने जा रहा है। 3 चरणों के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश के नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। 5वें चरण के चुनाव के बाद अन्य चरणों के लिए भी प्रदेश के नेताओं को अन्य राज्यों में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिसके बाद प्रदेश की सियासत गर्म होने लगी। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। देश में 6वें और 7वें चरण को लेकर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। 6वें चरण में 14 सीटों पर, वहीं 7वें चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल, महाराष्ट्र, यूपी और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ऐसे में पहले से हिमाचल और यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं अन्य नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। आइए जान लेते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कौन से नेता किस राज्य में मोर्चा संभालने वाले हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। भूपेश बघेल उड़ीसा में भी कर चुके हैं जनसभा। भूपेश को रायबरेली में भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया। बिहार की भी जिम्मेदारी संभालेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चरणदास महंत ने हरियाणा के बाद उड़ीसा में संभाला है प्रभार। पीसीसी चीफ दीपक बैज 5वें चरण के चुनाव के बाद जाएंगे दिल्ली। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम हरियाणा के सिरसा में संभालेंगे मोर्चा। कांग्रेस नेताओं के दौरे पर बीजेपी अब तंज कस रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। कांग्रेस के नेताओं का दूसरे राज्यों में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है, इसलिए कांग्रेस पर देश के लोगों को भरोसा नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेताओं के बाहर प्रचार के लिए जाने का कोई लाभ नहीं होगा कि जो नेता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बना सके वो वहां जाकर करेंगे क्या। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा, हमारे नेता दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पार्टी को उनके दौरे से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर देख ले। अभी भी हम लोगों की जानकारी है बड़े पैमाने पर उड़ीसा में, झारखंड में, आसपास के राज्यों में, वहाँ सभी जगह इन लोगों ने अपना कार्यकर्ता भेजा है, तो पहले अपने घर को देखे वो लोग। कांग्रेस के नेताओं का अलग अलग राज्यों में लगातार दौरा हो रहा है।
दौरे का कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा यह तो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन दौरे को लेकर बयानबाजी ने प्रदेश की सियासत गर्म जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कवर्धा जिले में सरकारी तंत्र और ठेकेदारों से मिली भगत से जुड़ा एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जिले के पंडरिया विकास खंड के बकेला में चल रहे क्रांति नहर के कार्य से जुड़ा यह मामला सामने आया है। बकेला क्रांति नहर विस्तारीकरण का कार्य सिंचाई और पेयजल से जुड़ा हुआ है, जिसमें सैकड़ों किसानों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह काम हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 40 गांवों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इस योजना के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता के साथ ठेकेदार और अधिकारी की मिली भगत कर गुपचुप तरीके से इस प्रोजेक्ट में अनियमितता की बात सामने आई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक, कलेक्टर और विभाग के उच्च अधिकारियों से की है। जमीन जात है किसान के, और किसान के कहना है कि मैं पाइप लगे नहर मत खोदा। हमारे जमीन अधिग्रहण और इसमें नुकसान हो रहा है नहर बनने से। हाफ नदी का नहर यहाँ से निकलने पर 7 किलोमीटर तक दोंद का निर्माण किया जाए, 700 मीटर तक के, उसके ऊपर दोंद लगाकर समतलीकरण कर दे, ताकि जो छोटे किसान हैं हम वो पुनः फिर से खेती कर सकें। शिकायत के बाद पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने लगभग 200 मीटर पैदल चलकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूदा सैकड़ों किसानों की मौजूदगी में विधायक भावना बोहरा ने जल संसाधन विभाग के अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मामले की संतुष्टि नहीं होती है, काम प्रारंभ नहीं किया जाएगा, काम शुरू नहीं किया जाएगा। को लेकर के यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से सामने उजागर हो रहा है, तो इसलिए आज इसका निरीक्षण करना पड़ा है। और बकेला डायवर्शन के पास आकर के सारे किसानों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ आकर के हमने इसका निरीक्षण किया है, और किसानों को ये मैंने आश्वासन दिया है कि जो उनके हित में होगा वही होगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि निर्णय मुख्य अभियंता लेवल पर क्या है कि 9 तारीख को जो कलेक्टर महोदय के पास जनप्रतिनिधियों और कृषक संगठनों द्वारा के साथ बैठक हुई थी, तो उस कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ये चर्चा की। कलेक्टर साहब ने भी बोला कि मुख्य अभियंता जो है वो एक बैठक लेंगे इस संबंध में, और उसके बाद वो इस पे सभी से सलाह मशविरा करके एक निर्णय लेंगे। 44 करोड़ रुपए की योजना है। दिलीप हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। दिलीप, 44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, क्या ऐसी लापरवाही है कि ग्रामीणों को जमीन पर उतरना पड़ा, ग्रामीणों को अपनी भावनाएं रखनी पड़ी और विरोध करना पड़ा? देखिए, ये कुल मिला के जो ग्रामीणों का और जो किसानों का आरोप है, इसमें साफ तौर पे है कि जब किसानों को नहर, जो निस्तारीकरण, खेतों के निस्तारीकरण के नहर से पानी छोड़ा जाता है और उस नहर से पाइपलाइन के जरिए खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, तो किसानों का जो आरोप है वो साफ तौर पे है कि बिना सर्वे के किसान चाहते थे कि इस जगह से पाइपलाइन बिछाया जाए जहां उनकी खेत है, जिससे उनको खेती करने को सुविधा मिलेगी। लेकिन जो अधिकारियों ने जो कारनामा किया है वो यह है कि बिना टेंडर निकाले ही, बिना टेंडर के पाइपलाइन वहां बिछा दिया है। अब किसान का विरोध यह है कि भाई अब तुम अपने तरीके से कर दिए हो तो हमारे खेत में तो ये पाइपलाइन नहीं जाएगा, तो हम खेती कैसे करेंगे, पानी नहीं पहुंचेगा। इसी बात को लेकर किसान और ग्रामीण कलेक्टर से लेकर सीएस और इनका अधिकारियों का क्या तर्क है? दिलीप, इनका अधिकारियों का क्या तर्क है? ये क्या तर्क दे रहे हैं बिना ऑक्शन के ऐसी चीज करने को लेकर? देखिए, अधिकारी तो कह रहे हैं कि अब हम इसका जांच कराएंगे और जांच के अलावा उनके पास और कहने को कुछ नहीं होता। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो उस क्षेत्र की जो विधायक है भावना बोहरा, वो वहां पे ग्रामीणों और किसानों के बीच पहुंची और वहां पे उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया अधिकारियों को कि जब तक इस मामले की जांच नहीं हो जाती यहाँ पे काम नहीं होगा। तो फिलहाल अभी वहाँ पे काम रुक गया है, इसकी शिकायत की जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होना चाहिए, अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो उस काम को शुरू किया जाएगा। लेकिन किसानों का जो आरोप है, किसानों का आरोप बड़ा है, संवेदनशील है और मामले को गंभीरता से लेना भी चाहिए। दिलीप, शुक्रिया इस खबर के लिए। पूर्वांचल में छठे और 7वें चरण के चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज मतदाताओं को लुभाने के लिए पहुंच रहे हैं, उनमें जोश भरने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गाजीपुर और बलिया में जनसभा करने पहुंचे। देर शाम दिल्ली में भी उनकी सभा होगी। पूर्वांचल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा कितनी खास रही, देखिए इस रिपोर्ट में और समझिए कि क्या कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में।
पूर्वांचल के बैटल ग्राउंड में दिग्गजों का दंगल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार को यूपी के गाजीपुर बलिया में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सभाएं हुई। मऊ में बसपा प्रमुख मायावती, जौनपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आजमगढ़ यूपी के मुख्यमंत्री योगी और भदोही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की जनसभाएं हैं। लोकसभा की इन सीटों पर बीजेपी के दिग्गज नेता अपने प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट मांगा और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गाजीपुर के यादव बाहुल्य जंगीपुर विधानसभा में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के पक्ष में यादव मतदाताओं को साधने की पुरजोर कोशिश की। और केवल यादव बाहुल्य में सभी क्षेत्रों में जहाँ भी जा रहा हूँ हर जगह से लाभ मिल रहा है मुझे इस बात का। तो मैं खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी आबादी को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हम तो बहुत थोड़ी संख्या में, लेकिन सभी लोग केवल भाजपा के कारण से वोट देते हैं। तो ये भाजपा ने जो विश्वास बनाया है 70 साल के अंदर अपनी पार्टी के माध्यम से, ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के लिए नींव का काम करेगा। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता हैं। इनमें भी 50,000 से अधिक यादव मतदाता जंगीपुर विधानसभा में हैं। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। गाजीपुर और बलिया में जनसभा की और फिर दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गाजीपुर सीट पर 14% से ज्यादा यादव मतदाता, जंगीपुर विधानसभा में 50,000 से ज्यादा मतदाता। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज और जौनपुर लोकसभा सीट पर जनसभा की। मगर मैं भी बनिए का बेटा हूं भाई, हिसाब लेकर आया हूं आज। तो बता दूं क्या? बताओ तो ध्यान से सुनना। उन्होंने 10 साल में उत्तर प्रदेश को 4,90,000 करोड़ रुपया दिया, 10 लाख में 4। और मोदी जी ने 10 साल में 19,11,000 करोड़ रुपया दिया। जौनपुर और मछली शहर लोकसभा के लिए 25 मई को मतदान होना है। लिहाजा छठे और 7वें चरण के चुनाव को लेकर ये सभी दिग्गज मतदाताओं में जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर काम करने जा रही है। चुनावी बैठकों के बाद अब एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसके पीछे क्या है कांग्रेस की रणनीति, रिपोर्ट देख लीजिए, फिर अपने सहयोगी का रुख करेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी 20 मई को पार्टी के 27 प्रत्याशियों से फीडबैक लेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस संगठन को धरातल पर उतारने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष 22 और 23 मई को भोपाल में 2 दिन तक युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। मतगणना की रणनीति को अंतिम रूप देना है, किस तरीके से निगरानी रखी जाए, किस तरीके से हमें कानूनी पहलुओं पर मतगणना में काम करना है। 20 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में मतदान को लेकर लोकसभावार रिपोर्ट ली जाएगी और मतगणना की तैयारी पर चर्चा होगी। विधायकों, जिला और ब्लॉक इकाई, बूथ, मंडल और सेक्टर इकाई के साथ अन्य संगठनों की भूमिका के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा। सभी से चुनाव प्रचार से लेकर मतदान की स्थिति पूछी जाएगी और कम मतदान पर भी आकलन किया जाएगा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह समेत वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने इस बार 29 में से 27 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इंदौर में अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया था, तो वहीं खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। लिहाजा कल होने वाली बैठक में 27 के 27 प्रत्याशी शामिल होंगे। वहीं 22 और 23 मई को कांग्रेस यूथ विंग की बैठक होगी। एमपी के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह यादव हर पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगे।
डॉक्टर विक्रांत भूरिया के बाद मितेंद्र दर्शन सिंह यादव के प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होगी। बैठक में युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। युवा कांग्रेस देश में अपनी अलग पहचान बनाए, जो आक्रामक भी हो, इस पर भी जोर दिया जाएगा। और विवेक हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। विवेक, कितने प्रत्याशी आ गए कि अभी आने का सिलसिला बाकी है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में कल बैठक होगी और इस बैठक में तमाम सारे प्रत्याशी मौजूद होंगे। फिलहाल कुछ प्रत्याशी तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात है कि इस पूरी बैठक में फॉर्म 17C का जिक्र जरूर होगा। फॉर्म 17C का जिक्र इसलिए होगा क्योंकि मतदान के बाद अब मतगणना की बारी है। 4 जून के होने वाले मतगणना में जो तमाम पोलिंग एजेंट हैं उनको फॉर्म 17C से और जो चरणवार मतदान का प्रतिशत आएगा, मतदान का जो टेबुलेशन बनाया जाएगा, उससे मिलान करना है। ये प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि कहीं पर ईवीएम क्लोज होने के बाद भी ज़्यादा उसमें वोट पड़ सकते हैं। तो इसकी पूरी पड़ताल के लिए प्रत्याशियों को निर्देश दिए जाएंगे कि सभी जब स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम खुलेंगी उस वक्त जो पोलिंग एजेंट मौजूद रहेंगे वो खास तौर पे फॉर्म 17 से ही मिलान करें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी गुंजाइश ना हो। हालांकि एक जो संशय बरकरार है कि दिग्विजय सिंह, नकुल नाथ ये मौजूद रहेंगे या फिर नहीं, ये दिलचस्प होगा देखना। लेकिन अभी फिलहाल कुछ देर पहले ही कांग्रेस दफ्तर में जीतू पटवारी ने कई पदाधिकारियों को फ़ोन किया और ये कहा है कि तमाम सारी व्यवस्थाएं बेहतर हों। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक जो दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बतौर वो इस बात को लेकर तनाव में जरूर हैं कि विधानसभा 2023 जैसा माहौल ना बन जाए। बैठक हो लेकिन आरोप ही उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र में आए। तो इस बात को लेकर जीतू पटवारी सबसे ज़्यादा चिंतित है और यही वजह है कि कुछ देर पहले ही पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है। नितेश, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दे रहा हूं वो ये है कि 4 जून की बैठक से पहले केंद्रीय आला कमान को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी जिसमें ये पूछा जाएगा कि आखिर कितने जिताऊ उम्मीदवार हैं। कांग्रेस अपने तमाम प्रत्याशियों के बारे में पूरा फीडबैक भेजेगी कि इन सीटों पे कांग्रेस के सामने कांग्रेस यहाँ पे टक्कर देती हुई बीजेपी को नजर आएगी। ये कल इस बैठक में जरूर चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिर कितनी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर, कि इस चुनाव में कितनी कांग्रेस की सीटें निकल सकती हैं। बिल्कुल विवेक, और ऐसी बैठक का होना कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की सक्रियता को भी दिखा रहा है। जीतू पटवारी पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, जो बगावतें हो रही थी उसको लेकर भी लगातार अभी भी जीतू पटवारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो हो सकता है संगठन स्तर में जीतू पटवारी भी अपनी स्थिति को मजबूत कर पाए। नितेश, एक बड़ी बात है कि कांग्रेस कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा से जुड़ा हुआ विषय है। कांग्रेस इसी के तहत लंबे अरसे से 70, 74, 75 साल से खड़ी हुई है। लेकिन विचारधारा की लड़ाई से अगर कोई अपने आप को दूर कर ले तो इस पर कांग्रेस क्या करे। लेकिन बतौर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि वो अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है या फिर कोई किसी तरीके से नाराज हो, कम से कम उससे एक बार बात तो करे। लेकिन जीतू पटवारी ने अभी तक जो तमाम सारे बड़े नेता गए हैं उनसे किसी से भी जीतू पटवारी ने बतौर अध्यक्ष बात नहीं की है। तो ये एक जीतू पटवारी पे जरूर सवाल है। लेकिन अगर कोई विचारधारा ही उसकी मेल ना खाए किसी पार्टी से, फिर उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बतौर जीतू पटवारी को उन्हें रोकने के लिए कम से कम एक तो फोन करना ही चाहिए था, जिससे इतनी बड़ी टूट कांग्रेस में ना देखने के लिए मिलती कि पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक पार्टी से छोड़ के चले जाए और यहाँ तक कि अक्षय कांति एवं प्रत्याशी होते हुए भी मैदान छोड़ दे। एक युवा कांग्रेस की भी बैठक को लेकर चर्चा है। अनोखी बैठक नजर आ रही है, अलग तरीके की बैठक नजर आ रही है। नितेश, देखिए, मितेंद्र पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद पहली उनकी बैठक होगी और संगठन स्तर पे क्या यूथ विंग को काम करना है, क्योंकि चुनाव के जब परिणाम आएंगे, चुनाव के परिणाम से पहले ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा है, तो ये तमाम सारी बातें उन्हें समझाई जाएगी। जिसमें फॉर्म 17C की जिक्र कर रहा था, उसमें कई पोलिंग एजेंट भी होंगे यूथ कांग्रेस के, तो उन तमाम सारे यूथ कांग्रेस के
जो तमाम जिलाधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उनके साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जब मध्य प्रदेश में युवाओं को लेकर बेरोजगारी का विषय है, तो इस बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरा जाए, कहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन चुनाव के बाद कांग्रेस कर सकती है, इसकी भी रूपरेखा इस चुनाव में तय की जाएगी। इसके अलावा ग्वालियर चंबल से वो मितेंद्र सिंह आते हैं, तो इस हिसाब से ग्वालियर चंबल के लोगों के साथ भी उनकी एक अलग से शेड्यूल्ड बैठक है। उसमें कई पार्टी के नेता भी मौजूद रह सकते हैं, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह भी मौजूद रहेंगे और कई कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर भी उस बैठक में, आखिरी दौर की जो बैठक होगी उसमें मौजूद रहेंगे। उम्मीद है इस बैठक पर भी दिलचस्पी रहेगी, क्योंकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जीर्ण शीर्ण जो युवा कांग्रेस का संगठन भी हो गया था, उसे लेकर कितना रिवाइवेशन होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। विवेक, शुक्रिया, लेकिन जुड़े रहिएगा, अगली खबर पे भी आपके साथ मुखातिब होना है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम? क्योंकि यूं तो मध्य प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन मतदान संपन्न होने के बाद भी कांग्रेस में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। आज कांग्रेस स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी और कांग्रेस नेता अलमास सलीम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के साथ ही अलमास सलीम ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। अपने आरोप में अलमास सलीम ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बहुत समय से मुस्लिमों को लेकर उपेक्षा की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहें तो किसी भी लीडर से पूछ सकते हैं। बहुत सारे आज लोग कांग्रेस में प्रताड़ित हैं। जिस तरीके का बर्ताव कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप अपने कार्यकर्ताओं के साथ ग्रास रूट लेवल पे दिन रात पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक सम्मान है जो वो दे सकती है अपने कार्यकर्ता को, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि कौन है अलमास सलीम। कांग्रेस अल्पसंख्यक के नेता थे, भारतीय मुस्लिम मेव विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस स्टेट वॉर रूम के सह प्रभारी के पद पर थे। अब उन कांग्रेस के दिग्गजों की बात कर लेते हैं जो बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं अलमास सलीम ने अपना इस्तीफा उस समय में दिया है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी में आत्ममंथन की बात कही। अब हमारा दायित्व है हमारे संगठन को स्ट्रेंथन करना, हमारी विचारधारा और आइडियोलॉजी पर काम करना। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूँ उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे भी सही। बीते दिनों ये भी खबर आई कि कांग्रेस ऑफिस को रेनोवेट कराया जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि वास्तु दोष की वजह से कांग्रेस नेता और विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन इस रेनोवेशन के बावजूद कांग्रेस के नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 मई को होने वाली बैठक में कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए क्या नई रणनीति बनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अलमास सलीम ने पार्टी छोड़ दी है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलमास भी उसी फहरिस्त में आ रहे हैं। विवेक, क्या इनपुट कहते हैं कि छोड़ा, आरोप लगाया, संगठन सुधारने की जगह, व्यवस्था सुधारने की जगह और चले गए भारतीय जनता पार्टी में, या कुछ और कहानी यहाँ इनपुट्स कह रहे हैं? देखिए रितेश, मैं भी आपसे कह रहा था विचारधारा वाली बात है और विचारधारा की लड़ाई पर ही जीतू पटवारी फोकस कर रहे हैं। और फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एक संगठन विचारधारा का है। अलमास सलीम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े, उन्हें जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जिस आरोप का वो जिक्र कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरफ सही है। लेकिन स्टेट वॉर रूम की जिम्मेदारी अगर दी गई थी तो उन्हें जीतू पटवारी से बात करनी चाहिए, और जीतू पटवारी से अगर उनकी बात नहीं हुई है तो उन्हें और भी कई बड़े नेता हैं, मुकेश नायक बैठते हैं, इसके अलावा राजीव सिंह संगठन के बड़े नेता हैं और उपाध्यक्ष हैं, तमाम सारे नेता उसी इर्द गिर्द उसी कॉरिडोर में बैठते हैं जहां पे ये स्टेट वॉर रूम बना है। और कांग्रेस कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर इतना संजीदा नहीं रही है, नहीं तो बीजेपी की आज ये स्थिति नहीं होती कि 400 पार का नारा लगाया जाए। लेकिन अलमास सलीम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये लगातार बीजेपी की ही भाषा बोल रहे हैं। और जब इस्तीफा देना था
और अंदर खाने की खबर यह है कि सलीम किसी भी दिन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन क्योंकि उन्होंने कर कहा सकते कि हैं। तो इन्होंने व्यवस्था सुधारने की बजाय उसमें चुनौती से लड़ने की बजाय, और वाजिब चीजें भी आपने कही कि संगठन स्तर पर तो प्रयास करने चाहिए थे व्यवस्था सुधारने को, अगर आरोप लगा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जबलपुर का रुख करेंगे क्योंकि जबलपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने एक बदमाश को जमकर फटकार लगाई है। फोन में सीधे फोन लगाया और जमकर डांटा। गुंडे को फोन पर चेतावनी देते हुए मंत्री का वीडियो भी सामने आया है। महिला एक गई थी इनके पास और राकेश सिंह के पास इस महिला ने शिकायत किया था कि एक गुंडे ने मकान पर मेरे कब्जा कर लिया है, जिसके बाद राकेश सिंह ने सीधे फोन पर गुंडे की हेकड़ी निकाल दी। जरा सुन लीजिए वो हेकड़ी, फिर सीधा अपने सहयोगी दुर्गेश का रुख करेंगे। किसी के साथ गुंडागर्दी चलेगी नहीं, अभी जेल जाओगे बेटा इसके बाद। आप देख रहे थे राकेश सिंह का ये अंदाज था और इस अंदाज का कितना प्रभाव हुआ है ये बताने के लिए दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधा जबलपुर से। दुर्गेश, झटकारने के बाद मंत्री जी के कुछ असर हुआ कि अभी भी महिला का मकान कब्जे में है? बिल्कुल, देखिए असर तो होगा क्योंकि कैबिनेट मंत्री का ये एक्शन है और अमूमन जिस तरीके से वो जबलपुर जब आते हैं तो अपने कार्यालय में आज जनसुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक महिला वहां पर पहुंची और उसने अपनी व्यथा बताई। व्यथा में उसने ये कहा कि एक क्षेत्र का गुंडा है जो उसके घर पर कब्जा कर लिया है और लगातार उसे पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा है। राकेश सिंह ने जब ये शिकायत सुनी तो तत्काल जो है उसका नंबर मिलवाया और फिर उसके नंबर मिलाकर उसे फ़ोन पर जमकर लताड़ लगाई और जिसका वीडियो भी सामने आया है कि उस समय वो राकेश सिंह सीधे तौर पर उससे कह रहे थे कि प्रदेश में कानून का राज चलेगा, किसी गुंडे का राज नहीं चलेगा। और ये बात कई बार मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कई मंचों से कह चुके हैं। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई मंचों से खुले तौर पर कह चुके थे कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति किसी को भी इस तरीके से धमका नहीं सकता, उसकी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। और उसी की बानगी आज यहाँ पर देखने को मिली। सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने गुंडे को चेतावनी दी है कि अगर अगली बार इस तरह की शिकायत आई तो निश्चित तौर पर उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले भी बुलंद हैं, मनमानी कर रहे हैं वो। घटना मुरैना से है जहां अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर के चालक ने एक मासूम की जान ले ली है। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से चलाते हुए अपना ट्रैक्टर एक बाइक चालक को टक्कर मार दी। इसमें पिता पुत्र घायल हो गए। घायल पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पिता का अस्पताल में इलाज जारी है। यह घटना सिकरौदा गांव के नहर के पास की हुई है। इसके बाद माफियाओं ने मारपीट करने के बाद ट्रैक्टर ट्राली को लेकर भाग भी निकले। मारपीट भी इन्होंने की। ऐसा बताया जा रहा है कि माफियाओं के हाथों में अवैध हथियार भी थे और लाठी डंडे भी थे। मृतक व्यक्ति सरकारी शिक्षक भी थे। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम भी कर दिया। करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे बाद मृतक के परिजनों ने चक्का जाम कर रखा था और परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर भी पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और कलेक्टर एसपी से बात करने की मांग की थी। अनिल गौर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, लगातार ये घटना तो एक चीज है, बात करने की जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अवैध रेत का उत्खनन अभी भी हो रहा है और इनके हौसले इस कदर बुलंद है कि हथियार लेकर चलते हैं, मासूमों को कुचल दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अवैध उत्खनन कर रहे हैं, डंडों से पीट रहे हैं और अभी देखिए एक मासूम की जान चली गई और संभवतः उसके पिता की भी जान चली गई है। बिल्कुल नितेश, यह जो आप बता रहे हैं वह 100% सत्य है। आज भी चंबल में रेत माफिया बेखौफ हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है, सरकार से लेकर प्रशासन तक। यही कारण है कि आए दिन यह रेत माफिया किसी न किसी की जान लेते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ। जब यह रेत माफिया राजघाट पुल से अवैध रेत लेकर निकल रहे थे तो उनकी स्पीड काफ़ी हाई थी और इसी दौरान जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो अनियंत्रित होकर पलट गई और उसमें बाइक सवार पिता पुत्र दब गए, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर अभी भी हालत गंभीर बनी है। लेकिन नितेश, सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार ये दावा करता है कि रेत माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन हालात ये है कि लगातार एक के बाद एक यह रेत माफिया
बेखौफ होते जा रहे हैं और यही कारण है कि लोगों की जान ले रहे हैं। अगर कोई सामने आ गया तो इसका मतलब ये समझिए कि उसकी मौत निश्चित है और यही आज कुछ हुआ। जब उस युवक की मौत हो गई तो उसके बाद मृतक के जो परिजन हैं वो भारी संख्या में हाईवे पर पहुंचे, उन्होंने चक्का जाम किया और उन्होंने पुलिस प्रशासन से यह किया कि जब तक हम यहां से नहीं चिगेंगे तब तक उन पर FIR दर्ज नहीं हो जाएगी और उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चल जाएगा। लगभग 4 घंटे तक नेशनल हाईवे पूरी तरह से चक्का जाम रहा, लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हुआ और उसके बाद जब प्रशासन के अधिकारी, बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया, तब जाकर चक्का जाम हुआ। लेकिन चक्का जाम खुलने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि प्रशासन लगातार वहां दावे करता है कि रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन हालात यह है कि तस्वीर एक के बाद एक नजर आती है उन बेखौफ माफियाओं की जो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नीतीश, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने कही है बात अनिल, और संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन इस संवेदनशीलता के पीछे जो कहानी है वो अवैध रेत उत्खनन की है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि लगातार उम्मीद ही जताई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए अनिल। चलते चलते आपको एक कुत्ते की बहादुरी की कहानी दिखाएंगे। कुत्ता सबसे वफादार भी कहा जाता है। एक पालतू कुत्ता है जिसकी चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि उसने सांप और भालू से अपने मालिक की जान बचाई है। ये जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है जो पिछले साल की है, इसमें वो भालू को खदेड़ता हुआ कुत्ता नजर आ रहा है, और एक तस्वीर अभी की है, ताज़ा तस्वीर, जिसमें वो सांप को खदेड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांकेर के ग्राम मटवाड़ा में रोशन साहू ने पालतू कुत्ते डीजे ने अपने भालू से और फिर सांप से अपने मालिक की जान बचाई है। अब इसका वीडियो ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहले वीडियो में घर की बाड़ी में घुस गए भालू की, जैसा कि मैंने बताया, उसको खदेड़ा उसने, ये पिछले साल की तस्वीर थी। और अभी ये जो डेजी कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड प्रजाति है, इसकी नस्ल है, और अब ये अपने मालिक को सांप से बचाता हुआ नजर आया। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, और एक जो डॉग है उनके प्रति जो उनकी वफादारी है, जो इस डॉग की वफादारी है, उसकी भी जमकर सराहना की जा रही है। तो वफादारी और ईमानदारी की इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ बुलेटिन में आपसे विदा लेते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार विस्तार न्यूज़ में जारी है। बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ, देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।